दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल उद्देश्य क्लासेस 91 में। दोस्तों हम लोग यूपीएससी यानी कि संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित पूर्व वर्षों की प्रश्नों की जो श्रृंखला देख रहे हैं दोस्तों, उसके तहत हमारा सब्जेक्ट चल रहा था इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी यानी कि पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी से संबंधित प्रश्नों को हम देख रहे थे, जिसमें दोस्तों हमारा टॉपिक चल रहा था पर्यावरण से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय कानून संगठन एवं सम्मेलन। ठीक है, इस टॉपिक से संबंधित प्रश्नों को हम देख रहे थे, जिसके तहत दोस्तों हम लोग 2023 से लेकर 2011 तक के जितने भी पूर्व वर्षों के प्रश्न पूछे गए हैं उन प्रश्नों को हम ध्यानपूर्वक कवर कर रहे हैं। जिसमें दोस्तों हम लोगों ने 2023 से लेकर 2016 तक के प्रश्नों को कवर कर लिया है, जिससे संबंधित वीडियोज हमारे चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड की जा चुकी हैं। ठीक है दोस्तों, 2016 में हमारे कुछ प्रश्न बाकी हैं, फिर इन प्रश्नों को कंप्लीट करने के बाद आगे के प्रश्नों को देखेंगे। तो 2016 के प्रश्नों को, जो हमारे बाकी प्रश्न है, उसको आप लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा, फिर आगे के प्रश्नों को हम ध्यानपूर्वक कवर करेंगे। चलिए, 2016 में जो हमारा चौथा प्रश्न पूछा गया है उसको हम ध्यानपूर्वक देखेंगे। इससे पहले के प्रश्न हमारे चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड किए जा चुके हैं। ठीक है, तो पढ़ेंगे, ध्यानपूर्वक देखिएगा। कह रहा है कि पारितंत्र एवं जैव विविधता का अर्थतंत्र। क्या कह रहा है? पारितंत्र एवं जैव विविधता का अर्थतंत्र, जिसे हम लोग दोस्तों क्या कहते हैं? द इकोनॉमिक्स ऑफ इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, टीप भी कहते हैं। नाम पहल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन कौन से हमारे सही हैं? फिर देखिएगा, कह रहा है कि पारितंत्र एवं जैव विविधता का अर्थतंत्र यानी कि द इकोनॉमिक्स ऑफ इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी, जिसे हम लोग दोस्तों टीप भी कहते हैं, नामक पहल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से हमारे सही हैं? ठीक है, तो पहला पॉइंट देखिएगा, कह रहा है कि यह एक पहल है जिसकी मेजबानी दोस्तों यूनेप, IMF एवं विश्व आर्थिक मंच यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम करते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट कह रहा है, देखिएगा, कि यह एक विश्वव्यापी पहल है जो जैव विविधता के आर्थिक लाभों के प्रति ध्यान आकर्षित करने पर केंद्रित है। तीसरा पॉइंट पढ़ेंगे कि यह एक ऐसा उपागम प्रस्तुत करता जो पारितंत्रों और जैव विविधता के मूल्य की पहचान, निदर्शन और अभिग्रहण में निर्णयकर्ताओं की क्या है दोस्तों, सहायता कर सकता है। ठीक है, फिर से पढ़ेंगे। कह रहा है कि पारितंत्र एवं जैव विविधता का अर्थतंत्र यानी कि द इकोनॉमिक्स ऑफ इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी, जिसे दोस्तों हम लोग टीप भी कहते हैं, नामक पहल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से हमारे सही हैं? तो पहला पॉइंट कह रहा है कि यह एक पहल है जिसकी मेजबानी दोस्तों यूनेप, ठीक है, IMF एवं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी कि विश्व आर्थिक मंच करते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट कह रहा है कि यह एक विश्वव्यापी पहल है जो जैव विविधता के आर्थिक लाभों के प्रति ध्यान आकर्षित करने पर केंद्रित है। तीसरा पॉइंट कह रहा है कि यह एक ऐसा उपागम प्रस्तुत करता जो पारितंत्रों और जैव विविधता के मूल्य की पहचान, निदर्शन और अभिग्रहण में निर्णयकर्ताओं की सहायता कर सकता है। ठीक है, कह रहा है नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इसमें जो सही आंसर है दोस्तों, वह हमारा सही आंसर हम क्या मार्क करेंगे? ध्यानपूर्वक देखिएगा। ठीक है, चलिए देखिए, जो सही आंसर मार्क करेंगे दोस्तों वह है हमारा ऑप्शन सी मार्क करेंगे। ठीक है, यानी कि सेकंड और थर्ड पॉइंट इस संदर्भ में बिल्कुल सही दिए गए हैं। ठीक है, एक बार और पढ़ेंगे। कह रहा है कि पारितंत्र एवं जैव विविधता का अर्थतंत्र यानी कि द इकोनॉमिक्स ऑफ इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी, जिसे दोस्तों हम लोग टीप भी कहते हैं, नामक पहल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से हमारे सही हैं? तो पहला पॉइंट कह रहा है कि यह एक पहल है जिसकी मेजबानी यूनेप, IMF एवं विश्व आर्थिक मंच करते हैं। तो यह पॉइंट दोस्तों हमारे टीप के संदर्भ में बिल्कुल गलत दिया गया है। दूसरा पॉइंट पढ़ेंगे कि यह एक विश्वव्यापी पहल है जो जैव विविधता के आर्थिक लाभों के प्रति ध्यान आकर्षित करने पर केंद्रित है। क्या है? फिर पढ़िएगा कि यह एक विश्वव्यापी पहल है जो जैव विविधता के आर्थिक लाभों के प्रति ध्यान आकर्षित करने पर केंद्रित है। यह पॉइंट हमारा बिल्कुल सही दिया गया है। ठीक है, तीसरा पॉइंट पढ़ेंगे। कह रहा है कि यह एक ऐसा उपागम प्रस्तुत करता जो पारितंत्रों और जैव विविधता के मूल्य की पहचान, निदर्शन और अभिग्रहण में निर्णयकर्ताओं की क्या है दोस्तों, सहायता कर सकता है। फिर देखिएगा, यह एक ऐसा उपागम प्रस्तुत करता जो पारितंत्रों और जैव विविधता के मूल्य की पहचान, निदर्शन और अभिग्रहण में क्या है दोस्तों, निर्णयकर्ताओं की सहायता कर सकता है। ठीक है, तो सेकंड और थर्ड पॉइंट इस संदर्भ में बिल्कुल सही दिए गए हैं। हम लोगों ने सही आंसर मार्क किया ऑप्शन सी, केवल सेकंड और थर्ड। ठीक है, सारे पॉइंटों को आप लोग ध्यानपूर्वक देखिए। ठीक है, चलिए इसकी व्याख्या देखेंगे हम ध्यानपूर्वक क्या दिया गया है। सारे प्रश्न हमारी आगामी 16 जून 2024 की परीक्षा की दृष्टि से सारे प्रश्न हमारे जो हम लोग हल करते चल रहे हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे, इसलिए जितने भी प्रश्नों को हम लोग हल करें सारे प्रश्नों को आप लोग ध्यानपूर्वक देखते चलेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे, देखेंगे इस प्रश्न की व्याख्या क्या कह रही है। ठीक है, ध्यानपूर्वक देखते रहें।
चलिए दोस्तों, ध्यानपूर्वक इस प्रश्न की व्याख्या हम पढ़ेंगे। ठीक है, टीब से संबंधित जो हमारी व्याख्या है उसको हम देखेंगे। देखिए, कह रहा है कि पारितंत्र और जैव विविधता का क्या है दोस्तों, अर्थतंत्र। ठीक है, द इकोनॉमिक्स ऑफ इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी, जिसे दोस्तों हम लोग क्या है शॉर्ट फॉर्म में टीब भी कहते हैं, एक वैश्विक पहल है जो प्रकृति यानी कि दोस्तों नेचर, जैव विविधता के मूल्यों की पहचान, निदर्शन तथा अभिग्रहण में निर्णयकर्ताओं की क्या दोस्तों सहायता करता तथा जैव विविधता के अधिक लाभों की ओर ध्यान आकर्षित करता है। ठीक है, द इकोनॉमिक्स ऑफ इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी अध्ययन का प्रथम चरण जर्मनी तथा यूरोपियन कमीशन के द्वारा तथा अध्ययन का दूसरा चरण यूएनएप यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम के समर्थन से जारी किया गया। ठीक है, एक बार और व्याख्या पढ़ेंगे, ध्यानपूर्वक देखिएगा। कह रहा है कि पारितंत्र और जैव विविधता का अर्थतंत्र, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, द इकोनॉमिक्स ऑफ इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी, एक वैश्विक पहल है जो प्रकृति, नेचर, जैव विविधता के मूल्यों की पहचान, निदर्शन तथा अभिग्रहण में निर्णयकर्ताओं की सहायता करता तथा जैव विविधता के अधिक लाभों की ओर क्या है दोस्तों, अधिक नहीं होगा दोस्तों, या क्या होगा, जैव विविधता के आर्थिक लाभों की ओर ध्यान आकर्षित करता है। और कह रहा है हमारा टीब, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, द इकोनॉमिक्स ऑफ इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी अध्ययन का प्रथम चरण दोस्तों याद रखें जर्मनी तथा यूरोपियन कमीशन के द्वारा तथा अध्ययन का दूसरा चरण यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम के समर्थन से जारी किया गया है। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखेंगे। चलिए बढ़ेंगे दोस्तों हम अगले प्रश्न की तरफ, ध्यानपूर्वक देखेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है सारे प्रश्न हमारे, इसलिए सारे प्रश्नों को आप लोग ध्यानपूर्वक देखते चलिएगा। ठीक है, चलिए देखेंगे दोस्तों पांचवा प्रश्न जो हमारा कह रहा है उसको हम ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। देखिए, पढ़िएगा, ध्यानपूर्वक देखेंगे क्या कह रहा है हमारा, ध्यानपूर्वक देखें। कह रहा है हमारा कि ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल क्या है दोस्तों, ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल। ठीक है, क्या है, ठीक है, फिर देखिएगा ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल क्या है दोस्तों, तो इसका सही आंसर बिल्कुल हम मार्क करेंगे ऑप्शन ए। ठीक है, पढ़ेंगे। कह रहा है कि यह सरकार एवं व्यवसाय को नेतृत्व देने वाले व्यक्तियों के लिए ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को समझने, परिमाण निर्धारित करने एवं प्रबंधन हेतु क्या है दोस्तों, एक अंतरराष्ट्रीय लेखाकरण साधन है। फिर देखिएगा, कह रहा है कि ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल क्या है, तो हम सही ऑप्शन मार्क करेंगे ऑप्शन ए। यह सरकार एवं व्यवसाय को नेतृत्व देने वाले व्यक्तियों के लिए ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को समझने, परिमाण निर्धारित करने एवं प्रबंधन हेतु क्या है, एक अंतरराष्ट्रीय लेखाकरण साधन है। फिर देखिएगा, यह सरकार एवं व्यवसाय को नेतृत्व देने वाले व्यक्तियों के लिए ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को समझने, परिमाण निर्धारित करने एवं प्रबंधन हेतु एक अंतरराष्ट्रीय लेखाकरण साधन है। ठीक है, ध्यानपूर्वक देखिएगा, व्याख्या इसकी इंपॉर्टेंट है। चलिए इसकी ध्यानपूर्वक व्याख्या की तरफ हम बढ़ेंगे। ठीक है, व्याख्या इंपॉर्टेंट है, ध्यानपूर्वक देखिए। कह रहा है कि ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल सरकार एवं व्यवसाय को नेतृत्व देने वाले व्यक्तियों के लिए ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को समझने, परिमाण निर्धारित करने एवं प्रबंधन हेतु एक अंतरराष्ट्रीय लेखाकरण साधन है। ठीक है, फिर पढ़ेंगे। ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल सरकार एवं व्यवसाय को नेतृत्व देने वाले व्यक्तियों के लिए ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को समझने, परिमाण निर्धारित करने एवं प्रबंधन हेतु एक अंतरराष्ट्रीय लेखाकरण साधन है। ठीक है, नेक्स्ट पैरा पढ़ेंगे, ध्यानपूर्वक देखिएगा। ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल विश्व संसाधन संस्थान और सतत विकास पर विश्व व्यापार परिषद द्वारा विकसित किया गया है। इसका प्रमुख कार्य है दोस्तों ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को समझने, परिमाण निर्धारित करने एवं प्रबंधन हेतु एक अंतरराष्ट्रीय लेखाकरण साधन है। ठीक है, दुनिया भर की विभिन्न कंपनियां एवं संगठन GHG प्रोटोकॉल मानकों और उपकरणों का प्रयोग उनके उत्सर्जन का प्रबंधन और अधिक कुशल, लचीला और समृद्ध संगठन बनाने के लिए कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। क्या कह रहा है कि यह प्रोटोकॉल विकासशील देशों को अपने कारोबार का वैश्विक बाजारों और उनकी सरकारों में प्रतिस्पर्धा करने के लिए जलवायु परिवर्तन से संबंधित अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार किए जाने वाले उपकरण प्रदान करता है। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। एक बार और पढ़ लेंगे कि ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल सरकार एवं व्यवसाय को नेतृत्व देने वाले व्यक्तियों के लिए ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को समझने, परिमाण निर्धारित करने एवं प्रबंधन हेतु एक अंतरराष्ट्रीय लेखाकरण साधन है। ठीक है, देखिएगा, ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल विश्व संसाधन संस्थान यानी कि WRI और सतत विकास पर विश्व व्यापार परिषद द्वारा विकसित किया गया है। इसका प्रमुख कार्य ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को समझने, परिमाण निर्धारित करने एवं प्रबंधन हेतु एक अंतरराष्ट्रीय लेखाकरण साधन है। दुनिया भर की विभिन्न कंपनियां एवं संगठन GHG प्रोटोकॉल मानकों और उपकरणों का प्रयोग उनके उत्सर्जन का प्रबंधन और अधिक कुशल, लचीला और समृद्ध संगठन बनाने के लिए कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट पैरा पढ़ें। कह रहा है कि यह प्रोटोकॉल विकासशील देशों को अपने कारोबार का वैश्विक बाजारों और उनकी सरकारों में प्रतिस्पर्धा करने के लिए
में जलवायु परिवर्तन से संबंधित अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार किए जाने वाले उपकरण प्रदान करता है। इस पॉइंट को याद रखिएगा, ठीक है। प्रश्न हमारा क्या कह रहा था, ध्यानपूर्वक देखेंगे। चलिए देखिए ध्यानपूर्वक क्या कह रहा है प्रश्न, एक बार और पढ़ लेंगे हम, ठीक है। देखिएगा कह रहा दोस्तों हमारा ध्यानपूर्वक प्रश्न जो कह रहा था कि ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल क्या है। कह रहा था कि ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल क्या है, तो हम लोगों ने सही ऑप्शन मार्क किया था, ऑप्शन ए, यानी कि यह सरकार एवं व्यवसाय को नेतृत्व देने वाले व्यक्तियों के लिए ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को समझने, परिमाण निर्धारित करने एवं प्रबंधन हेतु क्या है दोस्तों, ध्यानपूर्वक देखिएगा, एवं प्रबंधन हेतु क्या है, एक अंतरराष्ट्रीय लेखाकरण साधन है, ठीक है। एवं प्रबंधन हेतु एक अंतरराष्ट्रीय लेखाकरण साधन है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। चलिए छठे नंबर प्रश्न की तरफ हम ध्यानपूर्वक बढ़ेंगे, देखेंगे हमारा छठा नंबर प्रश्न क्या कह रहा था, ठीक है। पांचवें नंबर प्रश्न को हम लोगों ने पूरी तरीके से अच्छे तरीके से कवर कर लिया है, ठीक है। चलिए छठे नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, ध्यानपूर्वक देखिएगा, ठीक है। कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन से हमारे सही हैं, क्या है, कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन से हमारे सही हैं, ध्यानपूर्वक देखिएगा, ठीक है। चलिए देखिए कह रहा है कि यूएन रेड प्लस प्रोग्राम की समुचित अभिकल्पना और प्रभावी कार्यान्वयन महत्वपूर्ण रूप से योगदान दे सकते हैं, क्या है, फिर देखिएगा। कह रहा है कि यूएन रेड प्लस प्रोग्राम की समुचित अभिकल्पना और प्रभावी कार्यान्वयन महत्वपूर्ण रूप से योगदान दे सकते हैं, ठीक है। फिर देखिए यूएन रेड प्लस प्रोग्राम की समुचित अभिकल्पना और प्रभावी कार्यान्वयन महत्वपूर्ण रूप से योगदान दे सकते, तो पहला पॉइंट कह रहा है कि जैव विविधता का संरक्षण करने में, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, ध्यानपूर्वक देखिएगा, आगे देखेंगे, फिर से पढ़ेंगे कि यूएन रेड प्लस प्रोग्राम की समुचित अभिकल्पना और प्रभावी कार्यान्वयन महत्वपूर्ण रूप से योगदान दे सकते, तो पहला कह रहा है दोस्तों हमारा जैव विविधता का संरक्षण करने में, ठीक है, जो कि बिल्कुल सही दिया गया है, ठीक है। आगे के पॉइंट हम देखेंगे क्या दिया गया है, ध्यानपूर्वक देखते रहिए, सारे पॉइंट हमारी आगामी परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ध्यानपूर्वक सारे पॉइंट को आप लोग देखते चलेंगे, ठीक है। चलिए देखिए क्या दिया गया है, ध्यानपूर्वक आगे के पॉइंट देखिएगा। चलिए देखिए दूसरा पॉइंट जो हमारा कह रहा है दोस्तों, उसको ध्यानपूर्वक देखिएगा। कह रहा है वन्य पारिस्थितिकी क्या है, वन्य पारिस्थितिकी की समुत्थानशीलता में, तो दो भी जो हमारा सेकंड पॉइंट दिया गया है यह भी हमारा सही है, और तीसरा कह रहा है दोस्तों गरीबी कम करने में, ठीक है। कह रहा है नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए, तो सही ऑप्शन मार्क करेंगे दोस्तों ऑप्शन डी, यानी कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों ही पॉइंट हमारे इस संदर्भ में सही दिए गए हैं, ठीक है। प्रश्न एक बार और पढ़ेंगे, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन से हमारे सही हैं, ठीक है। कह रहा है कि यूएन रेड प्लस प्रोग्राम की समुचित अभिकल्पना और प्रभावी कार्यान्वयन महत्वपूर्ण रूप से योगदान दे सकते हैं, तो पहला पॉइंट कह रहा था कि जैव विविधता का संरक्षण करने में, बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है कि वन्य पारिस्थितिकी की समुत्थानशीलता में, और तीसरा कह रहा है दोस्तों गरीबी कम करने में, ठीक है। पहला कह रहा है जैव विविधता का संरक्षण करने में, दूसरा कह रहा है कि वन्य पारिस्थितिकी की समुत्थानशीलता में, तीसरा कह रहा है गरीबी कम करने में। प्रश्न कह रहा था कि यूएन रेड प्लस प्रोग्राम की समुचित अभिकल्पना और प्रभावी कार्यान्वयन महत्वपूर्ण रूप से योगदान दे सकते हैं, तो सही ऑप्शन हम लोगों ने मार्क किया ऑप्शन डी, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ठीक है। व्याख्या इसकी इंपॉर्टेंट है, ध्यानपूर्वक व्याख्या इसकी देखिएगा, ठीक है। चलिए देखें व्याख्या इसकी क्या कह रही है, चलिए देखेंगे, चलिए देखते हैं दोस्तों। कह रहा है कि यूएन रेड प्लस क्या है हमारा, ध्यानपूर्वक देखिएगा, यूएनएफसीसीसी के अंतर्गत परिभाषित एक तंत्र है जो विकासशील देशों को दोस्तों निर्वनीकरण एवं वन निम्नीकरण में कमी द्वारा उनके उत्सर्जन कटौती के लिए पुरस्कृत करता है। यूएन रेड प्लस प्रोग्राम निम्न रूपों में दोस्तों सहयोग कर सकता है, ठीक है। फिर से पढ़ेंगे, कह रहा है हमारा कि यूएन रेड प्लस क्या है, यूएनएफसीसीसी के अंतर्गत परिभाषित एक तंत्र है जो विकासशील देशों को निर्वनीकरण एवं वन निम्नीकरण में कमी द्वारा उनके उत्सर्जन कटौती के लिए पुरस्कृत करता है। यूएन रेड प्लस प्रोग्राम निम्न रूपों में सहयोग कर सकता है, ठीक है। पहला है दोस्तों क्या, हम ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, वनों तथा जैव विविधता का क्या है दोस्तों, संरक्षण, ठीक है, वनों तथा जैव विविधता का संरक्षण। दूसरा है दोस्तों गरीबी कम करने में, तीसरा है दोस्तों आजीविका संवर्धन, चौथा है खाद्य सुरक्षा, और पांचवा है दोस्तों वन पारिस्थितिकी की क्या है दोस्तों, समुत्थानशीलता में, ठीक है। फिर से पढ़ेंगे कि यूएन रेड प्लस यूएनएफसीसीसी के अंतर्गत परिभाषित एक तंत्र है जो विकासशील देशों को निर्वनीकरण एवं वन निम्नीकरण में कमी द्वारा उनके उत्सर्जन कटौती के लिए पुरस्कृत करता है दोस्तों। यूएन रेड प्लस प्रोग्राम निम्न रूपों में सहयोग कर सकता है, ठीक है। पहला कह रहा है वनों तथा जैव विविधता का संरक्षण, दूसरा कह रहा है गरीबी कम करने में, तीसरा कह रहा है आजीविका संवर्धन, चौथा कह रहा है खाद्य सुरक्षा, पांचवा कह रहा है वन्य पारिस्थितिकी की समुत्थानशीलता में, ठीक है। यहां नोट दिया गया है बॉक्स में, हम देखेंगे क्या कह रहा है। कह रहा है कि रेड प्लस वनों की कटाई और इसके निम्नीकरण पर बाध्यकारी प्रतिबंध लगाने की बजाय उस पर स्वनियंत्रण लगाने की व्यवस्था करता है, इस पॉइंट को याद रखिएगा, ठीक है। कह रहा है कि रेड प्लस वनों की कटाई और इसके निम्नीकरण पर बाध्यकारी प्रतिबंध लगाने की बजाय उस पर दोस्तों स्वनियंत्रण लगाने की व्यवस्था करता है, इस पॉइंट को याद रखिएगा, ठीक है। एक बार और पढ़ लेंगे कि रेड प्लस वनों की कटाई और इसके निम्नीकरण पर बाध्यकारी प्रतिबंध लगाने की बजाय उस पर स्वनियंत्रण लगाने की व्यवस्था करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम ध्यानपूर्वक बढ़ेंगे, देखेंगे आगे के प्रश्न हमारे क्या कह रहे हैं,
ठीक है, चलिए 7वां नंबर प्रश्न पढ़ेंगे। कह रहा दोस्तों हमारा कि अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस को 2015 के संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में प्रारंभ किया गया था। ठीक है, ध्यानपूर्वक फिर से पढ़ेंगे। कह रहा है हमारा कि अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी कि क्या कह रहा है, ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस को 2015 के संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में प्रारंभ किया गया था। और दूसरा कह रहा है कि इस गठबंधन में दोस्तों क्या है, संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देश हमारे सम्मिलित हैं। ठीक है, कह रहा है कि उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही हैं, तो सही आंसर मार्क करेंगे केवल ऑप्शन ए, यानी कि पहला पॉइंट हमारा इस संदर्भ में बिल्कुल सही दिया गया है। फिर पढ़ेंगे। कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है कि अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस को 2015 के संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में प्रारंभ किया गया था, बिल्कुल सही दिया गया है दोस्तों। दूसरा कह रहा है कि इस गठबंधन में संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देश सम्मिलित हैं, तो यह पॉइंट हमारा बिल्कुल गलत दिया गया है। ठीक है, सही आंसर मार्क करेंगे ऑप्शन ए, केवल फर्स्ट हमारा इस संदर्भ में सही होगा। ठीक है, व्याख्या इंपॉर्टेंट है, चलिए इसकी व्याख्या हम ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। ठीक है, देखेंगे क्या कह रहा है। कह रहा है दोस्तों अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी कि जिसे हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, इंटरनेशनल सोलर अलायंस भी कहते हैं। कह रहा है इसकी स्थापना भारत एवं फ्रांस के द्वारा संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन की बैठक COP में 2015 में की गई। इस गठबंधन में दोस्तों 121 से अधिक देश शामिल हैं। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन के मुख्य उद्देश्य निम्न है। ठीक है, फिर पढ़ेंगे। कह रहा है कि अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन इंटरनेशनल सोलर अलायंस की स्थापना भारत एवं फ्रांस के द्वारा संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन की बैठक में 2015 में की गई। इस गठबंधन में कह रहा है कि 121 से अधिक देश शामिल हैं और अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन के मुख्य उद्देश्य निम्न है। ठीक है, ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। पहला पॉइंट पढ़ेंगे। कह रहा है कि इस गठबंधन का उद्देश्य है दोस्तों स्वच्छ सौर ऊर्जा उत्पादन में तीव्रता लाने के साथ वैश्विक कार्बन उत्सर्जन में कमी करना है। ठीक है, कह रहा है कि इस गठबंधन का उद्देश्य है स्वच्छ सौर ऊर्जा उत्पादन में तीव्रता लाने के साथ वैश्विक कार्बन उत्सर्जन में कमी करना। दूसरा पॉइंट पढ़ेंगे। कह रहा है कि इस गठबंधन का उद्देश्य है दोस्तों विकसित और विकासशील देशों की सरकारों और उद्योगों, प्रयोगशालाओं तथा संस्थानों को एक साझा उपक्रम में एक साथ लाना। फिर देखिएगा, कह रहा है कि इस गठबंधन का उद्देश्य है विकसित और विकासशील देशों की सरकारों और उद्योगों, प्रयोगशालाओं तथा संस्थानों को एक साझा उपक्रम में एक साथ लाना है। ठीक है, फिर तीसरा पॉइंट पढ़ेंगे कि सौर गठबंधन का मुख्य काम तकनीकी विकास को बड़े पैमाने पर उत्पाद से जोड़कर सौर विद्युत की लागत में कमी लाना है। ठीक है, फिर पढ़ेंगे। सौर गठबंधन का मुख्य काम तकनीकी विकास को बड़े पैमाने के उत्पादन से जोड़कर सौर विद्युत की लागत में कमी लाना है। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे कि इस गठबंधन का लक्ष्य है दोस्तों स्वच्छ सौर ऊर्जा के उत्पादन में 2030 तक 1 लाख करोड़ डॉलर जुटाकर निवेश करना है। ठीक है, फिर देखिएगा, इस गठबंधन का लक्ष्य है स्वच्छ सौर ऊर्जा के उत्पादन में 2030 तक 1 लाख करोड़ डॉलर जुटाकर निवेश करना है। ठीक है, एक बार और पढ़ेंगे, ध्यानपूर्वक देखिएगा कि अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस की स्थापना भारत एवं फ्रांस के द्वारा संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन की बैठक में 2015 में की गई। इस गठबंधन में कह रहा है कि 121 से अधिक देश शामिल हैं और अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन के मुख्य उद्देश्य निम्न है। ठीक है, पहला कह रहा है कि इस गठबंधन का उद्देश्य है स्वच्छ सौर ऊर्जा उत्पादन में तीव्रता लाने के साथ वैश्विक कार्बन उत्सर्जन में दोस्तों कमी करना। दूसरा पॉइंट पढ़ेंगे कि इस गठबंधन का उद्देश्य है विकसित और विकासशील देशों की सरकारों और उद्योगों, प्रयोगशालाओं तथा संस्थानों को एक साझा उपक्रम में एक साथ लाना। तीसरा पॉइंट कि सौर गठबंधन का मुख्य काम तकनीकी विकास को बड़े पैमाने के उत्पादन से जोड़कर सौर विद्युत की लागत में कमी लाना है। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे कि इस गठबंधन का लक्ष्य है स्वच्छ सौर ऊर्जा के उत्पादन में 2030 तक 1 लाख करोड़ डॉलर जुटाकर निवेश करना है। ठीक है, सोलर अलायंस के बारे में हम लोगों ने जितने भी पॉइंट दिए गए थे उसको देख लिया है और सही आंसर हम लोगों ने प्रश्न का मार्क किया था, वह था ऑप्शन ए, केवल फर्स्ट पॉइंट इस संदर्भ में सही दिया गया था। चलिए 8वें नंबर प्रश्न की तरफ हम बढ़ेंगे, ध्यानपूर्वक देखते रहिए, सारे प्रश्न हमारी आगामी परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए 8वें नंबर प्रश्न की तरफ हम बढ़ेंगे, देखेंगे 8वां नंबर प्रश्न हमारा क्या कह रहा था। ठीक है, देखिए, चलिए देखेंगे दोस्तों 8वें नंबर प्रश्न को पढ़ेंगे ध्यानपूर्वक। कह रहा है हमारा कि वर्ष 2015 में पेरिस में UNFCCC बैठक में हुए समझौते के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से हमारे सही हैं। ठीक है, फिर देखिएगा, कह रहा है कि वर्ष 2015 में पेरिस में UNFCCC बैठक में हुए समझौते के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से हमारे सही हैं। ठीक है, देखिए, तो पहला पॉइंट पढ़ेंगे। कह रहा है कि इस समझौते पर UN के सभी सदस्य देशों ने हस्ताक्षर किए और कह रहा है कि यह वर्ष 2017 से लागू होगा। ठीक है, पहला पॉइंट पढ़ेंगे। कह रहा है हमारा, ध्यानपूर्वक देखिएगा,
कह रहा है कि इस समझौते पर यूएन के सभी सदस्य देशों ने हस्ताक्षर किए और यह वर्ष 2017 से लागू होगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट पढ़ेंगे कि यह समझौता ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को सीमित करने का लक्ष्य रखता। कह रहा है कि जिससे इस सदी के अंत तक औसत वैश्विक तापमान की वृद्धि उद्योग पूर्व स्तर से 2 डिग्री सेंटीग्रेड या कोशिश करे कि 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड से भी अधिक ना होने पाए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे कि विकसित देशों ने वैश्विक तापन में अपनी ऐतिहासिक जिम्मेदारी को स्वीकारा और जलवायु परिवर्तन का सामना करने के लिए तथा अन्य विकासशील देशों की सहायता के लिए 2020 से प्रति वर्ष दोस्तों 1000 अरब डॉलर देने की प्रतिबद्धता जताई। ठीक है, कह रहा है नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। एक बार और प्रश्न को पढ़ेंगे, फिर आगे की हम देखेंगे इस प्रश्न की क्या क्या ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, एक बार पहले प्रश्न को फिर से पढ़ते हैं। देखिए, वर्ष 2015 में पेरिस में UNFCCC बैठक में हुए समझौते के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से हमारे सही हैं। पहला पॉइंट पढ़ेंगे कि इस समझौते पर यूएन के सभी सदस्य देशों ने हस्ताक्षर किए और यह वर्ष 2017 से लागू होगा। फिर देखिएगा, इस समझौते पर यूएन के सभी सदस्य देशों ने हस्ताक्षर किए और यह वर्ष 2017 से लागू होगा। ठीक है, जो कि इस संदर्भ में दोस्तों क्या है हमारा बिल्कुल गलत पॉइंट दिया गया है। ठीक है, फिर देखिएगा, कह रहा है कि यह समझौता ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को सीमित करने का लक्ष्य रखता है। कह रहा है कि जिससे इस सदी के अंत तक औसत वैश्विक तापमान की वृद्धि उद्योग पूर्व स्तर यानी कि प्री इंडस्ट्रियल लेवल से 2 डिग्री सेंटीग्रेड या कोशिश करे कि 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड से भी अधिक ना होने पाए। यह पॉइंट हमारा इस संदर्भ में बिल्कुल सही दिया गया है। एक बार और पढ़ेंगे कि यह समझौता ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को सीमित करने का लक्ष्य रखता, जिससे दोस्तों इस सदी के अंत तक औसत वैश्विक तापमान की वृद्धि उद्योग पूर्व स्तर यानी कि प्री इंडस्ट्रियल लेवल से 2 डिग्री सेंटीग्रेड या कोशिश करे कि 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड से भी अधिक ना होने पाए। ठीक है, तीसरा पॉइंट पढ़ेंगे कि विकसित देशों ने वैश्विक तापन में अपनी ऐतिहासिक जिम्मेदारी को स्वीकारा है और जलवायु परिवर्तन का सामना करने के लिए तथा अन्य विकासशील देशों की सहायता के लिए 2020 से प्रतिवर्ष दोस्तों 1000 अरब डॉलर देने की प्रतिबद्धता जताई है। तो यह भी पॉइंट हमारा इस संदर्भ में गलत दिया गया है। ठीक है, चलिए व्याख्या इंपॉर्टेंट है और इस प्रश्न का क्या ऑप्शन दिया गया है उसको भी हम ध्यानपूर्वक देख लेंगे। ठीक है, चलिए देखिए, इस प्रश्न का जो सही आंसर मार्क करेंगे वह है दोस्तों ऑप्शन बी, यानी कि केवल सेकंड पॉइंट हमारा इस संदर्भ में सही दिया गया है। ऑप्शन बी हम बिल्कुल सही आंसर मार्क करेंगे। ठीक है, चलिए व्याख्या इसकी इंपॉर्टेंट है। अब ध्यानपूर्वक व्याख्या की तरफ हम बढ़ेंगे, देखेंगे इसकी व्याख्या क्या दिया गया है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। चलिए देखिए, पढ़ेंगे दोस्तों। कह रहा है कि 30 नवंबर से 12 दिसंबर 2015 तक पेरिस फ्रांस में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन का आयोजन किया गया। फिर देखिएगा, कह रहा है कि 30 नवंबर से 12 दिसंबर 2015 तक पेरिस फ्रांस में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन का आयोजन किया गया। कह रहा है कि यह COP21 अथवा CMP11 के नाम से भी जाना जाता है। क्या कह रहा है कि यह COP21 अथवा CMP11 के नाम से भी जाना जाता। कह रहा है कि पेरिस समझौता तब लागू होगा जब विश्व ग्रीन हाउस गैसों का 55% से अधिक उत्सर्जित करने वाले कम से कम 55 देश इसका दोस्तों अनुसमर्थन कर दें। फिर देखिएगा, कह रहा है कि पेरिस समझौता तब लागू होगा जब विश्व ग्रीन हाउस गैसों का 55% से अधिक उत्सर्जित करने वाले कम से कम 55 देश इसका अनुसमर्थन कर दें। ठीक है, कह रहा है समझौते के कुछ मुख्य बिंदु निम्न दिए गए हैं, पढ़ेंगे हम ध्यानपूर्वक। पहला पॉइंट पढ़ेंगे, कह रहा है कि पेरिस समझौते ने स्पष्ट रूप से माना है कि नियंत्रण क्या है हमारा औसत तापमान 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखना है और विश्व अपने स्तर से पूरा प्रयास करेगा कि इसमें 1.5% से ज़्यादा बढ़ोतरी ना होने पाए। फिर देखिएगा कि पेरिस समझौते ने स्पष्ट रूप से माना है कि नियंत्रण औसत तापमान 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखना है और विश्व अपने स्तर से पूरा प्रयास करेगा कि इसमें 1.5% से ज़्यादा बढ़ोतरी ना होने पाए। ठीक है, दूसरा पॉइंट पढ़ेंगे कि जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए गरीब देशों की मदद करना, जिसके तहत गरीब और विकासशील देशों के लिए 2020 से दोस्तों सालाना हमारा 1000 अरब डॉलर ना होके दोस्तों 100 अरब डॉलर देने की प्रतिबद्धता जताई है। ठीक है, फिर पढ़ेंगे कि जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए गरीब देशों की मदद करना, जिसके तहत गरीब और विकासशील देशों के लिए 2020 से सालाना 100 अरब डॉलर देने की प्रतिबद्धता जताई है। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे कि देशों को अपने स्वयं के ग्रीन हाउस गैस में कमी के लक्ष्यों को प्रकाशित करने के साथ काम सौंपा जाएगा। इन लक्ष्यों की दोस्तों 2023 में शुरू होने वाले हर 5 साल में समीक्षा की जाएगी और संशोधित किया जाएगा। ठीक है, दोनों पॉइंट फिर पढ़ेंगे। कह रहा है कि जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए गरीब देशों की मदद करना, जिसके तहत गरीब और विकासशील देशों के लिए 2020 से सालाना 100 अरब डॉलर देने की प्रतिबद्धता जताई है। और नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे, कह रहा है कि देश को अपने स्वयं के ग्रीन हाउस गैस में कमी के लक्ष्यों को प्रकाशित करने के साथ काम सौंपा जाएगा और इन लक्ष्यों की दोस्तों 2023 में शुरू होने वाले हर 5 साल में समीक्षा की जाएगी और संशोधित किया जाएगा। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे 9वें नंबर प्रश्न की तरफ, ध्यानपूर्वक देखेंगे क्या कह रहा है हमारा 9वां नंबर प्रश्न। इंपॉर्टेंट है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। चलिए देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर
पर विचार कीजिए। ठीक है, पहला पॉइंट जो हमारा कह रहा है कि धारणीय विकास लक्ष्य जिसे हम लोग क्या कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, पहली बार 1972 में एक वैश्विक विचार मंडल यानी कि थिंक टैंक ने, जिसे क्लब ऑफ रोम कहा जाता है, प्रस्तावित किया था। ठीक है, फिर देखिएगा कह रहा है दोस्तों, ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, कह रहा है कि धारणीय विकास लक्ष्य जिसे हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स भी कहते हैं, पहली बार 1972 में एक वैश्विक विचार मंडल यानी कि थिंक टैंक ने, जिसे क्लब ऑफ रोम कहा जाता है, प्रस्तावित किया था। इस संदर्भ में यह पॉइंट बिल्कुल गलत दिया गया है। ठीक है, कह रहा है कि धारणीय विकास लक्ष्य 2030 तक प्राप्त किए जाने हैं। क्या है? धारणीय विकास लक्ष्य 2030 तक प्राप्त किए जाने हैं। यह पॉइंट हमारा बिल्कुल सही दिया गया है दोस्तों। फिर पढ़ेंगे, कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट कह रहा है कि धारणीय विकास लक्ष्य जिसे हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स भी कहते हैं, पहली बार 1972 में एक वैश्विक विचार मंडल यानी कि थिंक टैंक ने, जिसे क्लब ऑफ रोम कहा जाता है, प्रस्तावित किया था। दूसरा पॉइंट पढ़ेंगे, कह रहा है कि धारणीय विकास लक्ष्य हमारा 2030 तक प्राप्त किए जाने हैं। तो सेकंड पॉइंट हमारा बिल्कुल सही है, जबकि इस संदर्भ में फर्स्ट पॉइंट दोस्तों बिल्कुल गलत दिया गया है। व्याख्या इसकी इंपॉर्टेंट है। चलिए प्रश्न का ऑप्शन भी देखेंगे और साथ ही साथ हम व्याख्या भी इस प्रश्न की ध्यानपूर्वक कवर करेंगे। चलिए व्याख्या इंपॉर्टेंट है, ध्यानपूर्वक देखिएगा इसकी व्याख्या क्या कह रहा है। ठीक है, चलिए देखिए, ध्यानपूर्वक देखिएगा दोस्तों। चलिए पहले ऑप्शन देखेंगे, फिर आगे के प्रश्न की व्याख्या हम देखेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है व्याख्या, इसलिए ध्यानपूर्वक देखेंगे। चलिए देखिए, चलिए देखिएगा दोस्तों, इसका सही ऑप्शन जो मार्क करेंगे वह है हमारा ऑप्शन बी, केवल सेकंड इस संदर्भ में हमारा सही दिया गया है। फर्स्ट पॉइंट हमारा बिल्कुल गलत दिया गया है, तो ऑप्शन बी हम बिल्कुल राइट आंसर मार्क करेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चलिए व्याख्या इसकी पढ़ते हैं, ध्यानपूर्वक देखिएगा। चलिए देखिए, कह रहा है हमारा कि धारणीय विकास लक्ष्यों को दोस्तों यूएन द्वारा न्यूयॉर्क शिखर सम्मेलन में 2015 में अपनाया गया। ठीक है, कह रहा है कि यह जनवरी 2016 से लागू है और इन्हें 2030 तक प्राप्त करना है। फिर देखिएगा कि धारणीय विकास लक्ष्यों को जिसे हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, इनको यूएन द्वारा न्यूयॉर्क शिखर सम्मेलन में 2015 में अपनाया गया। यह जनवरी 2016 से लागू है। क्या है? धारणीय विकास लक्ष्यों को यूएन द्वारा दोस्तों न्यूयॉर्क शिखर सम्मेलन में 2015 में अपनाया गया। यह जनवरी 2016 से लागू है। इन्हें 2030 तक प्राप्त करना। कह रहा है कि यह मिलेनियम डेवलपमेंट गोल का स्थान लेंगे। क्या है? फिर देखिएगा, कह रहा है कि यह मिलेनियम डेवलपमेंट गोल का स्थान लेंगे। संयुक्त राष्ट्र के इन महत्वाकांक्षी सतत विकास लक्ष्यों का उद्देश्य है अगला 15 वर्षों में दोस्तों गरीबी और भुखमरी को समाप्त करना और लिंग समानता सुनिश्चित करने के अलावा सभी को सम्मानित जीवन का अवसर उपलब्ध कराना। इसमें कह रहा है कि अगले 15 वर्षों के लिए 17 लक्ष्य और 169 प्रायोजन तय किए गए हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। फिर पढ़ेंगे, कह रहा है कि धारणीय विकास लक्ष्यों को यूएन द्वारा न्यूयॉर्क शिखर सम्मेलन में 2015 में अपनाया गया। फिर पढ़ेंगे कि धारणीय विकास लक्ष्यों को यूएन द्वारा न्यूयॉर्क शिखर सम्मेलन में 2015 में अपनाया गया। कह रहा है कि यह जनवरी 2016 से लागू है और कह रहा है कि इन्हें 2030 तक प्राप्त करना है। ठीक है, कह रहा है कि यह मिलेनियम डेवलपमेंट गोल का स्थान लेंगे और संयुक्त राष्ट्र के इन महत्वाकांक्षी सतत विकास लक्ष्यों का उद्देश्य है अगला 15 वर्षों में दोस्तों गरीबी और भुखमरी को समाप्त करना और लिंग समानता सुनिश्चित करने के अलावा सभी को सम्मानित जीवन का अवसर उपलब्ध कराना है। इसमें अगले 15 वर्षों के लिए दोस्तों 17 लक्ष्य हैं और 169 प्रायोजन तय किए गए हैं। ठीक है, तो इस पॉइंट को याद रखिएगा। चलिए दोस्तों ध्यानपूर्वक बढ़ेंगे 10वें नंबर प्रश्न की तरफ। ठीक है, देखेंगे 10वां नंबर प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, इंपॉर्टेंट है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। चलिए देखिए, कह रहा दोस्तों ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। ठीक है, देखेंगे क्या दिया गया है, इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते रहिए ध्यानपूर्वक, सारे प्रश्न हमारी आगामी परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। चलिए पढ़ेंगे दोस्तों, ध्यानपूर्वक देखिएगा। कह रहा है हमारा, ध्यानपूर्वक देखें कि निम्नलिखित कथनों में से कौन से भारत सरकार के हरित भारत मिशन यानी कि ग्रीन इंडिया मिशन के उद्देश्य को क्या है दोस्तों सर्वोत्तम रूप से क्या है हमारा वर्णित करता है या करते हैं। फिर पढ़ेंगे कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से भारत सरकार के हरित भारत मिशन के उद्देश्य को सर्वोत्तम रूप से वर्णित करता है या करते हैं। फिर देखिएगा, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से भारत सरकार के हरित भारत मिशन जिसे हम लोग ग्रीन इंडिया मिशन भी कहते हैं कि उद्देश्य को सर्वोत्तम रूप से वर्णित करता है या करते हैं। तो पहला पॉइंट ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, क्या कह रहा है। कह रहा है कि पर्यावरणीय लाभों एवं लागतों को केंद्र एवं राज्य के बजट में सम्मिलित करते हुए एतद द्वारा हरित लेखाकरण को क्या है दोस्तों अमल में लाना। फिर पढ़ेंगे कि पर्यावरणीय लाभों एवं लागतों को केंद्र एवं राज्य के बजट में सम्मिलित करते हुए एतद द्वारा हरित लेखाकरण जिसे हम लोग ग्रीन अकाउंटिंग भी कहते हैं को अमल में लाना। ठीक है, फिर पढ़ेंगे दोस्तों क्या कह रहा है, सेकंड पॉइंट पढ़ेंगे कि कृषि उत्पाद के संवर्धन हेतु द्वितीय हरित क्रांति आरंभ करना जिससे भविष्य में सभी के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित हो। फिर पढ़ेंगे कि कृषि उत्पाद के संवर्धन हेतु द्वितीय हरित क्रांति क्या है आरंभ करना जिससे भविष्य में सभी के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित हो। ठीक है, तीसरा पॉइंट ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, देखिएगा
कि वन आच्छादन की पुनर्प्राप्ति और संवर्धन करना तथा अनुकूलन, अडाप्टेशन एवं न्यूनीकरण, मिटिगेशन के संयुक्त उपायों से जलवायु परिवर्तन का प्रत्युत्तर देना है। ठीक है, कह रहा है नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इसमें बिल्कुल सही आंसर मार्क करेंगे दोस्तों ऑप्शन सी। केवल थर्ड पॉइंट हमारा इस संदर्भ में सही दिया गया है, बाकी फर्स्ट और सेकंड पॉइंट हमारे गलत दिए गए हैं। ठीक है, फिर पढ़ेंगे कि निम्नलिखित कथनों में से कौन से हमारे भारत सरकार के हरित भारत मिशन यानी कि ग्रीन इंडिया मिशन के उद्देश्य को सर्वोत्तम रूप से वर्णित करता है या करते हैं। तो पहला पॉइंट पढ़ेंगे कि पर्यावरणीय लाभों एवं लागतों को केंद्र एवं राज्य के बजट में सम्मिलित करते हुए एतत् द्वारा हरित लेखाकरण यानी कि ग्रीन अकाउंटिंग को अमल में लाना। तो यह पॉइंट हमारा बिल्कुल गलत दिया गया है। दूसरा पॉइंट पढ़ेंगे कि कृषि उत्पाद के संवर्धन हेतु द्वितीय हरित क्रांति क्या है। कृषि उत्पाद के संवर्धन हेतु द्वितीय हरित क्रांति आरंभ करना जिससे भविष्य में सभी के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित हो। तो यह भी पॉइंट हमारा गलत दिया गया है। तीसरा पॉइंट पढ़ेंगे, कह रहा है कि वन आच्छादन की पुनर्प्राप्ति और संवर्धन करना तथा अनुकूलन जिसे हम लोग अडाप्टेशन भी कहते हैं एवं न्यूनीकरण, मिटिगेशन के संयुक्त उपायों से जलवायु परिवर्तन का प्रत्युत्तर देना। ठीक है, तो सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, केवल थर्ड। व्याख्या इंपॉर्टेंट है, चलिए ध्यानपूर्वक इसकी व्याख्या हम पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए देखिएगा क्या कह रहा है इसकी व्याख्या। चलिए देखें, ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे दोस्तों। कह रहा है कि राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना जिसे हम लोग क्या कहते हैं NAPCC के तहत रेखांकित 8 मिशनों में से एक मिशन जिसे दोस्तों हम लोग क्या कहेंगे GIM यानी कि ग्रीन इंडिया मिशन वनों से क्या है दोस्तों हमारा संबद्ध है। ठीक है, फिर देखिएगा, कह रहा है कि राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना के तहत रेखांकित 8 मिशनों में से एक मिशन जिसे हम लोग GIM यानी कि ग्रीन इंडिया मिशन भी कहते हैं वनों से क्या है दोस्तों हमारा संबद्ध है, जिसका प्रभाव दोस्तों जलवायु परिवर्तन समन, वनों पर निर्भर समुदायों की खाद्य सुरक्षा, जल सुरक्षा, जैव विविधता संरक्षण एवं आजीविका सुरक्षा के जरिए पर्यावरण को बेहतर बनाने पर क्या है दोस्तों पड़ता है। ठीक है, कह रहा है कि यह अभियान योजना निर्माण, नीति निर्माण, क्रियान्वयन एवं निगरानी में जमीनी स्तर के संगठनों एवं समुदायों को शामिल करने के विकेंद्रीकृत भागीदारी पूर्ण दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। इसमें एक समग्र एवं टिकाऊ तरीके से वनों एवं उनके समीपवर्ती क्षेत्रों के विकास में बेहतर क्रियान्वयन के लिए पूरक एवं कार्यक्रमों के साथ पारिदृश्य दृष्टिकोण एवं समन्वय पर जोर दिया गया है। ठीक है, फिर देखिएगा, कह रहा है कि राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना के तहत रेखांकित 8 मिशनों में से एक मिशन जिसे हम लोग GIM ग्रीन इंडिया मिशन भी कहते हैं, याद रखें दोस्तों वनों से संबद्ध है। कह रहा है कि जिसका प्रभाव जलवायु परिवर्तन समन, दूसरा कह रहा है कि वनों पर निर्भर समुदायों की खाद्य सुरक्षा, फिर कह रहा है दोस्तों जल सुरक्षा, फिर कह रहा है कि जैव विविधता संरक्षण एवं आजीविका सुरक्षा के जरिए पर्यावरण को बेहतर बनाने पर पड़ता है, और कह रहा है कि यह अभियान हमारा योजना निर्माण, नीति निर्माण, क्रियान्वयन एवं निगरानी में जमीनी स्तर के संगठनों एवं समुदायों को शामिल करने के विकेंद्रीकृत भागीदारीपूर्ण दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। इसमें एक समग्र एवं टिकाऊ तरीके से क्या है दोस्तों वनों एवं उनके समीपवर्ती क्षेत्रों के विकास में बेहतर क्रियान्वयन के लिए पूरक एवं कार्यक्रमों के साथ पारिदृश्य दृष्टिकोण एवं समन्वय पर जोर दिया गया है। क्या है, इसमें एक समग्र एवं टिकाऊ तरीके से वनों एवं उनके समीपवर्ती क्षेत्रों के विकास में बेहतर क्रियान्वयन के लिए पूरक एवं कार्यक्रमों के साथ परिदृश्य दृष्टिकोण एवं समन्वय पर जोर दिया गया है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, व्याख्या हम लोगों ने पूरी अच्छी तरीके से कवर कर लिया है दोस्तों। चलिए आगे के प्रश्नों को हम ध्यानपूर्वक देखेंगे। सारे प्रश्न हमारी आगामी परीक्षा जो 16 जून 2024 को लगी हुई है उसकी दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, इसलिए सारे प्रश्नों को जो हम लोग कवर करते चल रहे हैं उन प्रश्नों को दोस्तों आप लोग ध्यानपूर्वक देखते चलेंगे। ठीक है, और यदि दोस्तों आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल उद्देश्य क्लासेस 91 को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें और ऐसे ही दोस्तों लगातार पढ़ते रहें। ठीक है, ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, देखेंगे आगे के प्रश्न हमारे क्या कह रहे हैं। आगे के प्रश्न भी हमारे आगामी परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए देखिएगा, ध्यानपूर्वक सारे प्रश्नों को आप लोग देखते रहें। चलिए दोस्तों देखिएगा, 11वां नंबर प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, ध्यानपूर्वक देखिए। ठीक है, देखिएगा, कह रहा है कि कभी कभी समाचारों में आने वाली गाडगिल समिति रिपोर्ट और कस्तूरी रंगन समिति रिपोर्ट संबंधित है। ठीक है, ध्यानपूर्वक देखें, फिर से कह रहा है कि कभी कभी समाचारों में आने वाली गाडगिल समिति रिपोर्ट और कस्तूरी रंगन समिति रिपोर्ट संबंधित है। तो सही आंसर मार्क करेंगे दोस्तों पश्चिमी घाटों के संरक्षण से। ठीक है, फिर देखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ध्यानपूर्वक एक बार और प्रश्न को पढ़ेंगे। कह रहा है कि कभी कभी समाचारों में आने वाली गाडगिल समिति रिपोर्ट और कस्तूरी रंगन समिति रिपोर्ट संबंधित है। तो याद रखें पश्चिमी घाटों के संरक्षण से। ठीक है, फिर से पढ़ेंगे, कह रहा है कि कभी कभी समाचारों में आने वाली गाडगिल समिति रिपोर्ट और कस्तूरी रंगन समिति रिपोर्ट संबंधित है। तो याद रखें दोस्तों पश्चिमी घाटों के संरक्षण से। ठीक है, फिर से पढ़ेंगे कि कभी कभी समाचारों में आने वाली गाडगिल समिति रिपोर्ट और कस्तूरी रंगन समिति रिपोर्ट संबंधित है। तो याद रखें दोस्तों पश्चिमी घाटों के संरक्षण से। व्याख्या इसकी इंपॉर्टेंट है, चलिए ध्यानपूर्वक इसकी व्याख्या हम पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए देखिए व्याख्या क्या कह रही है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। चलिए, कह रहा है दोस्तों हमारा कि गाडगिल समिति रिपोर्ट और कस्तूरी रंगन समिति रिपोर्ट क्या है, ध्यानपूर्वक देखें क्या कह रहा है, ध्यानपूर्वक देखिए। कह रहा है हमारा कि गाडगिल समिति रिपोर्ट और कस्तूरी रंगन
रंगन समिति रिपोर्ट पश्चिमी घाटों के संरक्षण से संबंधित है। ठीक है, कई बार पूछा गया प्रश्न है, इसलिए इसकी व्याख्या को ध्यानपूर्वक देखें। कह रहा है कि गाडगिल समिति रिपोर्ट और कस्तूरी रंगन समिति रिपोर्ट पश्चिमी घाटों के संरक्षण से संबंधित है। भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने मार्च 2010 में पश्चिमी घाट को बचाने के लिए विश्व के नामी पर्यावरणविद डॉक्टर माधव गाडगिल के नेतृत्व में एक पश्चिमी घाट विशेषज्ञ समिति बनाई। फिर पढ़ेंगे कि गाडगिल समिति रिपोर्ट और कस्तूरी रंगन समिति रिपोर्ट पश्चिमी घाटों के संरक्षण से संबंधित है। भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने मार्च 2010 में पश्चिमी घाट को बचाने के लिए विश्व के नामी पर्यावरणविद डॉक्टर माधव गाडगिल के नेतृत्व में एक पश्चिमी घाट क्या है विशेषज्ञ समिति बनाई। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे, ध्यानपूर्वक देखिएगा क्या कह रहा है। कह रहा है कि इस समिति ने 2011 में अपनी रिपोर्ट दोस्तों प्रस्तुत की। इस समिति ने बताया कि समूचे पश्चिमी घाट को पर्यावरणीय संवेदनशील क्षेत्र समझा जाना चाहिए। ठीक है, फिर देखिएगा, इस समिति ने 2011 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस समिति ने बताया कि समूचे पश्चिमी घाट को दोस्तों इको सेंसिटिव जोन समझा जाना चाहिए। कह रहा है कि विशेष क्षेत्रों के पर्यावरणीय संवेदनशीलता के आधार पर पूरे पश्चिमी घाट को दोस्तों 1, 2 और 3 वर्गों में बांटा और इनके बचाव के सुझाव दिए। ठीक है, कह रहा है कि गाडगिल समिति ने अनुशंसा की थी कि पहाड़ों के करीब 3/4 हिस्सों के विकास के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र बनाया जाए, जिसमें दोस्तों पौधारोपण, कृषि योग्य भूमि और आवास को भी प्रतिबंधित किया जाए। इस अनुशंसा का राज्यों ने विरोध किया था। फिर देखिएगा, कह रहा है कि हमारा गाडगिल समिति रिपोर्ट और कस्तूरी रंगन समिति रिपोर्ट पश्चिमी घाटों के संरक्षण से संबंधित भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने मार्च 2010 में पश्चिमी घाट को बचाने के लिए विश्व के दोस्तों नामी पर्यावरणविद डॉक्टर माधव गाडगिल के नेतृत्व में एक पश्चिमी घाट विशेषज्ञ समिति बनाई। जिसकी क्या अनुशंसा थी उसको हम ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे कि इस समिति ने 2011 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और इस समिति ने बताया कि समूचे पश्चिमी घाट को दोस्तों पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र यानी कि इको सेंसिटिव जोन क्या है दोस्तों, इको सेंसिटिव जोन हमारा समझा जाना चाहिए। ठीक है, कह रहा है कि विशेष क्षेत्रों के पर्यावरणीय संवेदनशीलता के आधार पर पूरे पश्चिमी घाट को 1, 2 और 3 वर्गों में बांटा और इनके बचाव के सुझाव दिए। कह रहा है कि गाडगिल समिति ने अनुशंसा की थी कि पहाड़ों के करीब 3/4 हिस्सों के विकास के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र बनाया जाए, जिसमें दोस्तों पौधरोपण, कृषि योग्य भूमि और आवास को भी प्रतिबंधित किया जाए। इस अनुशंसा का दोस्तों याद रखें, राज्यों ने क्या किया था दोस्तों, विरोध किया था। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे इसकी व्याख्या क्या दिया गया है, देखिएगा। चलिए देखें, कह रहा है हमारा ध्यानपूर्वक देखें क्या इसकी व्याख्या कह रहा है। कह रहा है कि मशहूर अंतरिक्ष क्या है विज्ञानी के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता वाली समिति का गठन पर्यावरण मंत्रालय ने पश्चिमी घाटों पर गाडगिल समिति की रिपोर्ट के अध्ययन के लिए किया था। फिर देखिएगा, मशहूर अंतरिक्ष विज्ञानी के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता वाली समिति का गठन पर्यावरण मंत्रालय ने पश्चिमी घाटों पर गाडगिल समिति की रिपोर्ट के अध्ययन के लिए किया था। कस्तूरी रंगन समिति की रिपोर्ट ने दोस्तों माधव गाडगिल की रिपोर्ट को प्रभावहीन कर दिया। क्या है, कस्तूरी रंगन समिति की रिपोर्ट ने माधव गाडगिल की रिपोर्ट को प्रभावहीन कर दिया। कह रहा है कि इसने पश्चिमी घाट को 2 वर्गों यानी कि सांस्कृतिक एवं प्राकृतिक में बांटा। क्या है, इसने पश्चिमी घाट को 2 वर्गों यानी कि दोस्तों सांस्कृतिक एवं प्राकृतिक में बांटा। ठीक है, कह रहा है कि पश्चिमी घाट के 63% भाग को इसने सांस्कृतिक भाग माना, जहां जनसंख्या घनत्व क्या है बहुत ही अधिक तथा जंगल का क्षेत्र कम था। ठीक है, फिर देखिएगा, पश्चिमी घाट के 63% भाग को इसने सांस्कृतिक भाग माना, जहां जनसंख्या घनत्व बहुत ही अधिक तथा जंगल का क्षेत्र कम था। फिर देखिएगा, पश्चिमी घाट के 63% भाग को इसने सांस्कृतिक भाग माना, जहां जनसंख्या घनत्व बहुत ही अधिक तथा जंगल का क्षेत्र कम था। रिपोर्ट के अनुसार इसके बचाव की कोई जरूरत नहीं है। पश्चिमी घाट के 60,000 किलोमीटर यानी 37% क्षेत्र को प्राकृतिक क्षेत्र माना गया, जहां जनसंख्या घनत्व कम था तथा जंगल के क्षेत्र अधिक हैं। प्राकृतिक क्षेत्र को मजबूत बचाव तंत्र की जरूरत है। अतः कस्तूरी रंगन समिति ने गाडगिल रिपोर्ट में पर्यावरण नियंत्रण को कम स्तर पर विकास और पर्यावरण संरक्षण के पहलुओं को संतुलित करने का सुझाव दिया है। ठीक है, फिर पढ़ेंगे कि मशहूर अंतरिक्ष विज्ञानी के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता वाली समिति का गठन पर्यावरण मंत्रालय ने पश्चिमी घाटों पर गाडगिल समिति की रिपोर्ट के अध्ययन के लिए किया था। कस्तूरी रंगन समिति की रिपोर्ट ने दोस्तों क्या है, माधव गाडगिल की रिपोर्ट को प्रभावहीन कर दिया। इसने पश्चिमी घाट को 2 वर्गों यानी कि सांस्कृतिक एवं प्राकृतिक में बांटा। पश्चिमी घाट के 33% भाग को इसने सांस्कृतिक भाग माना, जहां जनसंख्या घनत्व बहुत ही अधिक तथा जंगल का क्षेत्र कम था। रिपोर्ट के अनुसार क्या है, इसके बचाव की कोई जरूरत नहीं। पश्चिमी घाट के 60,000 किलोमीटर यानी 37% क्षेत्र को प्राकृतिक क्षेत्र माना गया, जहां जनसंख्या घनत्व क्या है दोस्तों कम तथा जंगल के क्षेत्र अधिक हैं। प्राकृतिक क्षेत्र को मजबूत बचाव तंत्र की जरूरत है। अतः कस्तूरी रंगन समिति ने गाडगिल
कारगिल रिपोर्ट में पर्यावरण नियंत्रण को कमतर कर विकास और पर्यावरण संरक्षण के पहलुओं को संतुलित करने का सुझाव दिया है। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ेंगे। ठीक है, बढ़ेंगे हम 12वें नंबर प्रश्न की तरफ। ठीक है, 2016 से संबंधित प्रश्नों को हम देख रहे थे। ठीक है, हमारा टॉपिक चल रहा था दोस्तों क्या है, पर्यावरण से संबंधित अंतरराष्ट्रीय कानून, संगठन और सम्मेलन। ठीक है, और हम सब्जेक्ट देख रहे थे पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी। ठीक है, तो चलिए 2016 में जो हमारा 12वां प्रश्न पूछा गया है इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी से, उसको हम देखेंगे। टॉपिक चल रहा था हमारा पर्यावरण से संबंधित अंतरराष्ट्रीय संगठन, कानून एवं सम्मेलन। कह रहा है कि समाचारों में कभी कभी दिखने वाले एजेंडा 21 के संदर्भ में क्या है हमारा निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, कह रहा है कि यह धारणीय विकास के लिए क्या है, एक वैश्विक कार्य योजना है, यानी कि वर्किंग प्लान है। और दूसरा कह रहा है कि 2002 में जोहानसबर्ग में हुए धारणीय विकास पर विश्व शिखर सम्मेलन में इसकी उत्पत्ति हुई। ठीक है, कह रहा है कि उपर्युक्त कथनों में से कौन से हमारे सही हैं, तो सही आंसर मार्क करेंगे ऑप्शन ए, केवल फर्स्ट इस संदर्भ में सही है। फिर देखिएगा कि समाचारों में कभी कभी दिखने वाले एजेंडा 21 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट कह रहा है कि यह धारणीय विकास के लिए क्या है, एक वैश्विक कार्य योजना है। और दूसरा कह रहा है कि 2002 में जोहानसबर्ग में हुए धारणीय विकास पर विश्व शिखर सम्मेलन में इसकी उत्पत्ति हुई। तो दूसरा पॉइंट हमारा इस संदर्भ में गलत दिया गया है। पहला पॉइंट दोस्तों क्या है हमारा, बिल्कुल सही दिया गया है। ठीक है, फिर देखिएगा कह रहा है कि समाचारों में कभी कभी दिखने वाले एजेंडा 21 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला पॉइंट कह रहा है कि यह धारणीय विकास के लिए क्या है, एक वैश्विक कार्य योजना है। और दूसरा पॉइंट हमारा क्या कह रहा है कि 2002 में जोहानसबर्ग में हुए धारणीय विकास पर विश्व शिखर सम्मेलन यानी कि वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट में इसकी उत्पत्ति हुई। तो यह पॉइंट हमारा गलत है, पहला पॉइंट बिल्कुल सही है। कह रहा है कि उपर्युक्त कथनों में से कौन से हमारे सही हैं, तो सही आंसर हम लोगों ने मार्क किया ऑप्शन ए, केवल फर्स्ट। ठीक है, व्याख्या इसकी इंपॉर्टेंट है। चलिए व्याख्या इसकी ध्यानपूर्वक हम देखेंगे। ठीक है, चलिए देखते रहिए। व्याख्या इसकी हमारी आगामी परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए व्याख्या भी हम साथ ही साथ में कवर करते चलेंगे। चलिए व्याख्या इंपॉर्टेंट है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। कह रहा है कि 1992 में संयुक्त राष्ट्र संघ का पर्यावरण एवं विकास के मुद्दे पर केंद्रित एक सम्मेलन ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में हुआ। क्या है, ध्यानपूर्वक फिर पढ़ेंगे। कह रहा है कि 1992 में संयुक्त राष्ट्र संघ का पर्यावरण एवं विकास के मुद्दे पर केंद्रित एक सम्मेलन ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में हुआ। कह रहा है कि इस सम्मेलन को दोस्तों क्या है, पृथ्वी सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। कह रहा है कि इसमें 170 देशों के प्रतिनिधियों, हजारों स्वयंसेवी संगठनों और अनेक बहुराष्ट्रीय निगमों ने भाग लिया। कह रहा है कि इस सम्मेलन में ही विश्व राजनीति में पर्यावरण को एक ठोस स्वरूप मिला। इस अवसर पर दोस्तों एजेंडा 21 पारित किया गया। सभी राष्ट्रों से निवेदन किया गया कि वे प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखें, पर्यावरण के प्रदूषण को रोकें तथा सतत विकास का दोस्तों क्या है हमारा रास्ता अपनाएं। ठीक है, अतः कथन एक सही एवं कथन दो क्या है, गलत है। ठीक है, फिर पढ़ेंगे देखेंगे। कह रहा है कि 1992 में संयुक्त राष्ट्र संघ का पर्यावरण एवं विकास के मुद्दे पर केंद्रित एक सम्मेलन दोस्तों ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में हुआ। और कह रहा है कि इस सम्मेलन को पृथ्वी सम्मेलन के नाम से जाना जाता। कह रहा है कि इसमें 170 देशों के प्रतिनिधियों, हजारों स्वयंसेवी संगठनों और अनेक बहुराष्ट्रीय निगमों ने भाग लिया। कह रहा है कि इस सम्मेलन में ही विश्व राजनीति में पर्यावरण को क्या है, एक ठोस स्वरूप मिला। इस अवसर पर कह रहा है कि एजेंडा 21 पारित किया गया। सभी राष्ट्रों से निवेदन किया गया कि वे प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखें, पर्यावरण के प्रदूषण को क्या है दोस्तों रोके तथा सतत विकास का रास्ता अपनाएं। अतः कथन एक सही एवं कथन दो गलत है। ठीक है, चलिए दोस्तों अब हम बढ़ेंगे 2015 में जो हमारे प्रश्न पूछे गए हैं उनकी तरफ। ठीक है, सारे प्रश्न हमारी आगामी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, इसलिए सारे प्रश्नों को आप लोग ध्यानपूर्वक देखते चलिए। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे 2015 के प्रश्नों की तरफ। चलिए दोस्तों 2015 के प्रश्नों को हम ध्यानपूर्वक देखेंगे। 2015 में हमारे इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी में जो दोस्तों हम टॉपिक देख रहे थे क्या है, पर्यावरण से संबंधित अंतरराष्ट्रीय संगठन, कानून एवं सम्मेलन। इस टॉपिक से कौन से प्रश्न पूछे गए हैं, चलिए देखिएगा। इंपॉर्टेंट है, बर्ड लाइफ इंटरनेशनल के बारे में यहाँ कुछ पॉइंट दिए गए हैं, ध्यानपूर्वक देखिएगा। कह रहा है कि बर्ड लाइफ इंटरनेशनल नामक संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से हमारे कथन सही हैं। ठीक है, कह रहा है कि यह संरक्षण संगठनों की क्या है, विश्वव्यापी भागीदारी है। क्या है, फिर देखिएगा। कह रहा है कि यह संरक्षण संगठनों की विश्वव्यापी भागीदारी है। दूसरा पॉइंट पढ़ेंगे। कह रहा है कि जैव विविधता हॉटस्पॉट की संकल्पना इस संगठन से शुरू हुई है। तीसरा पॉइंट देखिएगा कि यह महत्वपूर्ण पक्षी एवं जैव विविधता क्षेत्र यानी कि इंपॉर्टेंट बर्ड एंड बायोडाइवर्सिटी एरियाज के रूप में ज्ञात निर्दिष्ट स्थलों की क्या है दोस्तों पहचान करता है। ठीक है, फिर पढ़ेंगे, ध्यानपूर्वक देखिएगा। कह रहा है कि बर्ड लाइफ इंटरनेशनल जिसे हम लोग क्या कहते हैं नामक संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन हमारे सही हैं। पहला पॉइंट देखिएगा, कह रहा है कि यह संरक्षण संगठनों की क्या है, एक विश्वव्यापी भागीदारी है। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि जैव विविधता हॉटस्पॉट की संकल्पना इस संगठन से शुरू हुई। तीसरा पॉइंट पढ़िए
पढ़िएगा कि यह महत्वपूर्ण पक्षी एवं जैव विविधता क्षेत्र यानी कि इंपॉर्टेंट बर्ड एवं बायोडाइवर्सिटी एरियाज के रूप में ज्ञात निर्दिष्ट स्थलों की क्या है दोस्तों पहचान करता है। कह रहा है कि नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो सही ऑप्शन बिल्कुल मार्क करेंगे ऑप्शन सी, केवल फर्स्ट और थर्ड पॉइंट इस संदर्भ में सही दिया गया है। सेकंड पॉइंट हमारा बिल्कुल गलत दिया गया है। ठीक है, फिर से पढ़ेंगे प्रश्न को, देखिएगा। कह रहा है कि बर्ड लाइफ इंटरनेशनल नामक संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित कथन में से क्या है, कौन से हमारे सही हैं। तो पहला पॉइंट कह रहा है कि यह संरक्षण संगठनों की क्या है, हमारी विश्वव्यापी भागीदारी है। बिल्कुल सही है दोस्तों, ध्यानपूर्वक देखिएगा। क्या है, यह संरक्षण संगठनों की विश्वव्यापी भागीदारी है। तीसरा पॉइंट देखिएगा ध्यानपूर्वक, क्या कह रहा है। कह रहा है कि यह महत्वपूर्ण पक्षी एवं जैव विविधता क्षेत्र यानी कि इंपॉर्टेंट बर्ड एवं बायोडाइवर्सिटीज एरियाज के रूप में ज्ञात निर्दिष्ट स्थलों की पहचान करता है। सेकंड पॉइंट हमारा इस संदर्भ में बिल्कुल गलत दिया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। फिर से देखें कि यह संरक्षण संगठनों की क्या है, हमारी विश्वव्यापी भागीदारी है। तीसरा पॉइंट पढ़ेंगे कि यह महत्वपूर्ण पक्षी एवं जैव विविधता क्षेत्र यानी कि इंपॉर्टेंट बर्ड एंड बायोडाइवर्सिटी एरियाज के रूप में ज्ञात निर्दिष्ट स्थलों की पहचान करता है। जबकि इस संदर्भ में सेकंड पॉइंट हमारा बिल्कुल गलत दिया गया है, फर्स्ट और थर्ड पॉइंट हमारा सही है। ठीक है, एक बार और पढ़ लेंगे। कह रहा है कि बर्ड लाइफ इंटरनेशनल संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन हमारे सही हैं। तो पहला पॉइंट जो कह रहा है कि यह संरक्षण संगठनों की क्या है, हमारी विश्वव्यापी भागीदारी है, बिल्कुल सही है। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि जैव विविधता हॉटस्पॉट की संकल्पना इस संगठन से शुरू हुई, तो यह पॉइंट हमारा गलत है। तीसरा पॉइंट पढ़ेंगे कि यह महत्वपूर्ण पक्षी एवं जैव विविधता क्षेत्र यानी कि इंपॉर्टेंट बर्ड एंड बायोडाइवर्सिटी एरियाज के रूप में ज्ञात निर्दिष्ट स्थलों की पहचान करता है। तो सही ऑप्शन हम मार्क करेंगे ऑप्शन सी, केवल फर्स्ट और थर्ड पॉइंट इस संदर्भ में सही दिए गए हैं। ठीक है, व्याख्या इसकी इंपॉर्टेंट है। चलिए इसकी व्याख्या हम ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, देखेंगे क्या दिया गया है। देखिए, कह रहा है दोस्तों ध्यानपूर्वक देखिएगा। कह रहा है हमारा कि बर्ड लाइफ इंटरनेशनल विश्व का सबसे बड़ा प्राकृतिक संरक्षण की भागीदारी वाला संगठन है। ठीक है, फिर देखिएगा कि बर्ड लाइफ इंटरनेशनल दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा प्राकृतिक संरक्षण की भागीदारी वाला संगठन है। विश्व के 115 से अधिक देश दोस्तों इस संगठन के सदस्य हैं, जो इसकी विश्वव्यापी भागीदारी को दर्शाता है। ठीक है, फिर देखिएगा कि बर्ड लाइफ इंटरनेशनल दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा प्राकृतिक संरक्षण की भागीदारी वाला संगठन, विश्व के 115 से अधिक देश इस संगठन के सदस्य हैं, जो इसकी विश्वव्यापी भागीदारी को दर्शाता है। पहला पॉइंट ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, क्या कह रहा है। चलिए पढ़ेंगे पहला पॉइंट, ध्यानपूर्वक देखिएगा। ठीक है, चलिए देखें पहला पॉइंट जो कह रहा है उसको ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, देखेंगे क्या कह रहा है। पहला पॉइंट देखें, कह रहा है कि बर्ड लाइफ इंटरनेशनल जिसे दोस्तों हम क्या कहते हैं, विश्व भर के पक्षियों के संरक्षण के लिए पृथ्वी के महत्वपूर्ण स्थानों को पहचानने एवं उनके संरक्षण के लिए कार्य कर रहा है। इसके परिणाम स्वरूप विश्व भर में अभी तक दोस्तों 12,000 से अधिक महत्वपूर्ण पक्षी एवं जैव विविधता क्षेत्र जिसे हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, इंपॉर्टेंट बर्ड एंड बायोडाइवर्सिटीज एरियाज चिन्हित किए गए हैं। साथ ही भारत में कुल क्या है दोस्तों 467 इंपॉर्टेंट बर्ड एंड बायोडाइवर्सिटीज एरियाज बर्ड लाइफ इंटरनेशनल द्वारा घोषित किए गए हैं। अतः कथन 3 भी हमारा क्या है दोस्तों सही है। फिर देखिएगा कि बर्ड लाइफ इंटरनेशनल दोस्तों क्या है, हमारा विश्व भर के पक्षियों के संरक्षण के लिए पृथ्वी के महत्वपूर्ण स्थानों को पहचानने एवं उनके संरक्षण के लिए दोस्तों कार्य कर रहा। इसके परिणाम स्वरूप विश्व भर में अभी तक 12,000 से अधिक महत्वपूर्ण पक्षी एवं जैव विविधता क्षेत्र जिसे हम लोग क्या कहते हैं, इंपॉर्टेंट बर्ड एंड बायोडाइवर्सिटीज एरियाज चिन्हित किए गए हैं। साथ ही भारत में कुल दोस्तों 467 क्या है, इंपॉर्टेंट बर्ड एंड बायोडाइवर्सिटीज एरियाज बर्ड लाइफ इंटरनेशनल द्वारा घोषित किए गए हैं। अतः कथन 3 भी हमारा सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे। कह रहा है कि बर्ड लाइफ इंटरनेशनल द्वारा विश्व भर में खतरे की स्थिति वाले कुल 422 यानी कि दोस्तों क्या है, हमारे इंपॉर्टेंट बर्ड एंड बायोडाइवर्सिटीज एरियाज की पहचान की गई है। फिर देखिएगा कि बर्ड लाइफ इंटरनेशनल द्वारा विश्व भर में खतरे की स्थिति वाले कुल क्या है 422, ठीक है, इंपॉर्टेंट बर्ड एंड बायोडाइवर्सिटीज एरियाज की पहचान की गई है। तीसरा पॉइंट पढ़ेंगे, देखिएगा क्या कह रहा है। कह रहा है कि भारत में हमारा क्या है दोस्तों, सेबरी माहुल क्रिक मुंबई संकटपूर्ण अवस्था वाला क्या है दोस्तों, हमारा एक क्या है, इंपॉर्टेंट बर्ड एंड बायोडाइवर्सिटीज एरिया है, जहां भारी मात्रा में याद रखें दोस्तों फ्लेमिंगो, मराल या राजहंस पक्षी पाए जाते हैं। फिर देखिएगा भारत में हमारा क्या है दोस्तों, सेबरी माहुल क्रिक मुंबई संकटपूर्ण अवस्था वाला क्या है, याद रखें क्या है, हमारा इंपॉर्टेंट बर्ड एंड बायोडाइवर्सिटीज एरियाज है, जहां भारी मात्रा में फ्लेमिंगो यानी कि दोस्तों मराल या राजहंस पक्षी पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे। कह रहा है कि जैव विविधता हॉटस्पॉट की संकल्पना दोस्तों याद रखें नॉर्मन मायर ने दी थी, क्या है। फिर देखिएगा जैव विविधता हॉटस्पॉट की संकल्पना नॉर्मन मायर ने दी थी तथा उनकी संकल्पना के आधार पर किसी क्षेत्र को जैव विविधता हॉटस्पॉट के रूप में नामित होने के लिए निम्न 2 मापदंडों पर खरा उतरना चाहिए। ठीक है, फिर देखिएगा क्या कह रहा है, ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। कह रहा है हमारा कि भारत में दोस्तों सेबरी माहुल क्रिक जो कि कहाँ स्थित है, मुंबई में संकटपूर्ण अवस्था वाला क्या है दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट बर्ड क्या है बायोडाइवर्सिटीज एरिया है। ठीक है, जहां भारी मात्रा में याद रखें दोस्तों क्या है, हमारा
फ्लेमिंगो, मराल या राजहंस पक्षी पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे कि जैव विविधता हॉटस्पॉट की संकल्पना याद रखें दोस्तों नॉर्मन मायर ने दी थी, तथा उनकी संकल्पना के आधार पर किसी क्षेत्र को दोस्तों क्या है हमारा जैव विविधता हॉटस्पॉट के रूप में नामित होने के लिए निम्न 2 मापदंडों पर खरा उतरना चाहिए। चलिए वो 2 मापदंड हम ध्यानपूर्वक देखेंगे, क्या दिया गया है ध्यानपूर्वक देखिए। चलिए देखिएगा दोस्तों, ठीक है, यहाँ देखिए क्या दिया गया है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं, देखें क्या दे रहा है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। पहला जो हमारा मापदंड है दोस्तों उसको हम ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। देखिएगा, कह रहा है कि यह क्षेत्र कम से कम क्या है दोस्तों 0.5% या 1500 संवहनीय पौधों की स्थानिक यानी कि एंडेमिक प्रजातियों से क्या दोस्तों परिपूर्ण होना चाहिए। फिर देखिएगा कि यह क्षेत्र कम से कम दोस्तों 0.5% या 1500 संवहनीय, जिसे हम लोग क्या कहते हैं वेस्कुलर पौधों की स्थानिक प्रजातियों से परिपूर्ण होने चाहिए। और दूसरा पॉइंट कह रहा है कि इस क्षेत्र की 70% प्राथमिक वनस्पतियां क्या दोस्तों नष्ट हो चुकी हों, अर्थात यह क्षेत्र हमारा संकटपूर्ण यानी कि थ्रेटेंड हो। ठीक है, फिर देखिएगा यह क्षेत्र कम से कम 0.5% या 1500 संवहनी पौधों की स्थानिक प्रजातियों से परिपूर्ण होना चाहिए। और दूसरा पॉइंट कह रहा है कि इस क्षेत्र की 70% प्राथमिक वनस्पतियां नष्ट हो चुकी हो, अर्थात यह क्षेत्र दोस्तों क्या है हमारा संकटपूर्ण हो। ठीक है, चलिए 2015 में पूछे गए दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, ध्यानपूर्वक देखेंगे दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, इंपॉर्टेंट है। चलिए देखिएगा, कह रहा है कि प्रकृति एवं प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए अंतरराष्ट्रीय संघ यानी कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, जिसे दोस्तों हम लोग क्या है IUCN भी कहते हैं, तथा वन्य प्राणी जात एवं वनस्पति जात की संकटापन्न स्पीसीज के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन, जिसे दोस्तों क्या कहते हैं हम कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड एंड क्या है एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा साइट्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से हमारे सही हैं। ठीक है, फिर देखिएगा कि प्रकृति एवं प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ, जिसे हम लोग क्या कहते हैं इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज IUCN भी कहते, तथा वन्य प्राणी जात एवं वनस्पति जात की संकटापन्न स्पीसीज के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन यानी कि कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा, जिसे हम लोग साइट्स भी कहते हैं, इसके संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन हमारे सही दिए गए हैं। ठीक है, व्याख्या इंपॉर्टेंट है। चलिए इस प्रश्न की व्याख्या हम देखेंगे, उससे पहले देखते हैं। पहला पॉइंट कह रहा है कि IUCN संयुक्त राष्ट्र UN का एक अंग है तथा साइट सरकारों के बीच क्या है अंतर्राष्ट्रीय करार है। फिर देखिएगा, कह रहा है कि IUCN संयुक्त राष्ट्र UN का एक अंग है तथा साइट्स, जिसे हम लोग क्या है दोस्तों सरकारों के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय करार है। ठीक है, दूसरा पॉइंट पढ़ेंगे, कह रहा है कि IUCN प्राकृतिक पर्यावरण के बेहतर प्रबंधन के लिए विश्व भर में क्या है हजारों क्षेत्र परियोजनाएं चलाता है। फिर देखिएगा, कह रहा है कि IUCN प्राकृतिक पर्यावरण के बेहतर प्रबंधन के लिए विश्व भर में क्या है दोस्तों हजारों क्षेत्र परियोजनाएं चलाता है। ठीक है, तो यह पॉइंट हमारा इस संदर्भ में IUCN के संदर्भ में बिल्कुल सही है। एक बार और पढ़ेंगे कि IUCN प्राकृतिक पर्यावरण के बेहतर प्रबंधन के लिए विश्व भर में क्या है दोस्तों हजारों क्षेत्र परियोजनाएं चलाता है। तीसरा पॉइंट पढ़ेंगे कि साइट्स, जिसे हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा। ठीक है, उन राज्यों पर वैध रूप से आबद्ध कर है जो इसमें शामिल हुए हैं, लेकिन दोस्तों यह कन्वेंशन राष्ट्रीय विधियों का स्थान नहीं लेता है। तो यह भी पॉइंट दोस्तों हमारा साइट्स के संदर्भ में बिल्कुल सही दिया गया है। ठीक है, एक बार और पढ़ेंगे, कह रहा है कि IUCN संयुक्त राष्ट्र का एक अंग है तथा साइट सरकारों के बीच अंतर्राष्ट्रीय करार है। तो यह पॉइंट हमारा बिल्कुल गलत दिया गया है। सेकंड पॉइंट पढ़ेंगे, कह रहा है कि IUCN प्राकृतिक पर्यावरण के बेहतर प्रबंधन के लिए विश्व भर में हजारों क्षेत्र परियोजनाएं चलाता। और तीसरा पॉइंट पढ़ेंगे कि साइट्स उन राज्यों पर वैध रूप से आबद्ध कर है जो इसमें शामिल हुए हैं, लेकिन यह दोस्तों याद रखें कन्वेंशन हमारा राष्ट्रीय विधियों का स्थान नहीं लेगा। ठीक है, कह रहा है नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए, तो सही आंसर मार्क करेंगे ऑप्शन बी, यानी इस संदर्भ में केवल सेकंड और थर्ड पॉइंट हमारे बिल्कुल सही दिए गए हैं। ठीक है, व्याख्या इसकी इंपॉर्टेंट है। चलिए ध्यानपूर्वक इसकी व्याख्या हम देखते हैं। ठीक है, चलिए देखिए क्या कह रहा है, ध्यानपूर्वक इसकी व्याख्या देखिएगा। ठीक है, चलिए देखें, कह रहा दोस्तों हमारा कि IUCN क्या है प्रकृति एवं प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण को समर्पित एक अंतरराष्ट्रीय संस्थान है। फिर देखिएगा, IUCN प्रकृति एवं प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण को समर्पित एक अंतरराष्ट्रीय संस्थान है, जिसकी स्थापना दोस्तों वर्ष 1948 में फ्रांस के क्या है फॉन्टेनब्लू में की गई थी। इसका मुख्यालय दोस्तों ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है, जबकि साइट्स दोस्तों क्या है सरकारों के बीच एक अंतरराष्ट्रीय करार है जो संकटग्रस्त प्राणियों एवं वनस्पति प्राणियों के अवैध अंतरराष्ट्रीय व्यापार को प्रतिबंधित एवं नियंत्रित करता। यह संधि दोस्तों याद रखें 1975 से क्या है दोस्तों प्रभाव में आई है। ठीक है, फिर पढ़िएगा, कह रहा है कि IUCN प्रकृति एवं प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण को समर्पित एक अंतरराष्ट्रीय संस्थान है, जिसकी स्थापना वर्ष 1948 में फ्रांस के फॉन्टेनब्लू में की गई थी। इसका मुख्यालय दोस्तों ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है, जबकि साइट्स दोस्तों याद रखें सरकारों के बीच एक अंतरराष्ट्रीय करार है जो संकटग्रस्त प्राणियों एवं वनस्पति प्रजातियों के अवैध अंतरराष्ट्रीय व्यापार को प्रतिबंधित एवं नियंत्रित करता। और याद रखें दोस्तों यह संधि हमारी क्या है 1975
1970 से प्रभाव में आई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे, देखेंगे ध्यानपूर्वक आगे के पॉइंट क्या कह रहे हैं, इंपॉर्टेंट है। चलिए देखिए, कह रहा है हमारा कि प्रश्नांकित कथन एक गलत है, क्योंकि दोस्तों IUCN संयुक्त राष्ट्र का अंग नहीं है, यह एक स्वतंत्र अंतरराष्ट्रीय निकाय है। तथापि यह संस्थान 17 दिसंबर 1999 से संयुक्त राष्ट्र का क्या है, एक अस्थायी पर्यवेक्षक है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, फिर से पढ़ेंगे। कह रहा है कि प्रश्नांकित कथन एक गलत है, क्योंकि IUCN संयुक्त राष्ट्र का अंग नहीं है, यह एक स्वतंत्र अंतरराष्ट्रीय निकाय है। तथापि यह संस्थान 17 दिसंबर 1999 से संयुक्त राष्ट्र का क्या है दोस्तों, एक अस्थायी पर्यवेक्षक है। ठीक है, फिर पढ़ेंगे कि प्रश्नांकित कथन एक गलत है, क्योंकि IUCN संयुक्त राष्ट्र क्या है, यूनाइटेड नेशन का अंग नहीं है, यह एक स्वतंत्र अंतरराष्ट्रीय निकाय है। तथापि यह संस्थान दोस्तों IUCN 17 दिसंबर 1999 से संयुक्त राष्ट्र का क्या है, एक अस्थायी पर्यवेक्षक है। फिर पढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट। कह रहा है कि प्रश्नांकित कथन 2 हमारा सत्य है, क्योंकि IUCN विश्व भर में दोस्तों पर्यावरण के संरक्षण यानी कि एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, विशेषकर दोस्तों संकटग्रस्त जीवों की खोज एवं अनुसंधान करने, इनकी सूची तैयार करने, रेड डाटा लिस्ट एवं इनके संरक्षण हेतु कई परियोजनाएं भी चलाता है। ठीक है, फिर देखिएगा कि प्रश्नांकित कथन 2 सत्य है, क्योंकि IUCN विश्व भर में पर्यावरण के संरक्षण, विशेषकर दोस्तों संकटग्रस्त जीवों की खोज एवं अनुसंधान करने, इनकी सूची तैयार करने, रेड डाटा लिस्ट एवं इनके संरक्षण हेतु कई परियोजनाएं भी चलाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे। कह रहा है हमारा कि प्रश्नांकित कथन 3 दोस्तों क्या है, हमारा सत्य है। ठीक है, फिर देखिएगा, कह रहा है कि साइट्स हमारा क्या है दोस्तों, एक अंतरराष्ट्रीय संधि है जो देशों द्वारा क्या है, स्वैच्छिक रूप से अपनाई जाती है। क्या है, फिर देखिएगा, साइट्स एक अंतरराष्ट्रीय संधि है जो देशों द्वारा दोस्तों स्वैच्छिक रूप से अपनाई जाती, तथा जो देश इस संधि से आबद्ध होते हैं उन्हें क्या दोस्तों, पार्टीज कहा जाता है। यद्यपि साइट्स क्या है दोस्तों, कह रहा है कि यद्यपि साइट्स पार्टीज पर वैचारिक रूप से आबद्ध कर है, तथापि यह राष्ट्रीय कानूनों का स्थान नहीं लेती। ठीक है, फिर देखिएगा कि प्रश्नांकित कथन 3 सत्य है। क्यों, कह रहा है कि साइट्स एक अंतरराष्ट्रीय संधि है जो देशों द्वारा स्वैच्छिक रूप से अपनाई जाती, तथा जो देश इस संधि से आबद्ध होते हैं उन्हें दोस्तों हम पार्टीज कहते हैं। और कह रहा है कि यद्यपि साइट्स पार्टीज पर वैचारिक रूप से आबद्ध कर है, तथापि यह राष्ट्रीय कानूनों का स्थान नहीं लेती है। फिर पढ़ेंगे, कह रहा है कि यद्यपि साइट्स पार्टीज पर वैचारिक रूप से आबद्ध कर है, तथापि यह राष्ट्रीय कानूनों का स्थान नहीं लेती है, बल्कि यह संधि घरेलू कानूनों के, ठीक है, ध्यानपूर्वक देखेंगे क्या कह रहा है हमारा कि साइट्स दोस्तों एक अंतरराष्ट्रीय संधि है जो देशों द्वारा स्वैच्छिक रूप से अपनाई जाती, तथा जो देश इस संधि से आबद्ध होते हैं उन्हें पार्टीज कहा जाता है। कह रहा है कि यद्यपि साइट्स हमारा पार्टीज पर वैचारिक रूप से आबद्ध कर हैं, तथापि यह राष्ट्रीय कानूनों का स्थान नहीं लेती है, बल्कि यह संधि घरेलू कानूनों के, ठीक है, ध्यानपूर्वक आगे बढ़ेंगे। क्या है, कह रहा है कि बल्कि यह संधि घरेलू कानूनों के, ठीक है, आगे देखेंगे इसकी व्याख्या क्या दी गई है, इंपॉर्टेंट है। चलिए इसकी व्याख्या देखेंगे। ठीक है, आगे देखेंगे क्या कह रहा है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। कह रहा है, ठीक है, एक बार और सुनेंगे, जो हमारा थर्ड स्टेटमेंट था उसको ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। देखिएगा, कह रहा है कि प्रश्नांकित कथन 3 हमारा क्या है, सत्य है। ठीक है, देखिएगा, कह रहा है साइट्स दोस्तों क्या है, हमारा एक अंतरराष्ट्रीय संधि है जो देशों द्वारा स्वैच्छिक रूप से अपनाई जाती है, तथा जो देश इस संधि से आबद्ध होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, पार्टीज। ठीक है, कह रहा है कि यद्यपि साइट्स हमारा पार्टीज पर वैचारिक रूप से आबद्ध कर है, तथापि यह राष्ट्रीय कानूनों का स्थान नहीं लेती, बल्कि यह संधि दोस्तों क्या है, हमारा घरेलू कानूनों के निर्माण के लिए एक वैधानिक ढांचा प्रदान करती है, जिसके तहत दोस्तों राष्ट्रीय सरकारों द्वारा वनस्पतियों एवं प्राणियों के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए विभिन्न कानून बनाए जाते हैं। ठीक है, एक बार और पढ़ेंगे। कह रहा है हमारा कि यद्यपि साइट्स दोस्तों पार्टीज पर वैचारिक रूप से आबद्ध कर है, तथापि यह राष्ट्रीय कानूनों का स्थान नहीं लेती, बल्कि यह संधि दोस्तों घरेलू कानूनों के क्या है, निर्माण के लिए एक वैधानिक ढांचा प्रदान करती, जिसके तहत राष्ट्रीय सरकारों द्वारा वनस्पतियों एवं प्राणियों के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए विभिन्न कानून बनाए जाते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों 2015 में जो हमारा तीसरा प्रश्न पूछा गया है उसको हम ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट है। चलिए देखिए क्या कह रहा है हमारा, कह रहा है कि आमतौर पर समाचारों में आने वाला रियो 20 यानी कि रियो प्लस 20 सम्मेलन क्या है। ठीक है, फिर देखिएगा, कह रहा है कि आमतौर पर समाचारों में आने वाला रियो प्लस 20 सम्मेलन क्या है, तो सही आंसर मार्क करेंगे कि यह धारणीय विकास यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर संयुक्त राष्ट्र क्या है दोस्तों, सम्मेलन है। ठीक है, फिर देखिएगा, कह रहा है कि आमतौर पर समाचारों में आने वाला रियो प्लस 20 सम्मेलन क्या है, तो याद रखिए यह धारणीय विकास यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन है। ठीक है, फिर देखिएगा कि आमतौर पर समाचारों में आने वाला रियो प्लस 20 सम्मेलन क्या है, तो याद रखिए यह धारणीय विकास यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर हमारा क्या है, संयुक्त राष्ट्र का एक सम्मेलन है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चलिए इसकी व्याख्या दोस्तों ध्यानपूर्वक हम देखते हैं, व्याख्या क्या दिया गया है, व्याख्या इसकी इंपॉर्टेंट है, ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। देखें, कह रहा है कि रियो प्लस 20 जिसे दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं,
सतत विकास पर संयुक्त राष्ट्र के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का संक्षिप्त रूप है, जो जून 2012 में ब्राजील के रियो डी जेनेरियो शहर में आयोजित हुआ था। ठीक है, कह रहा है कि यह सम्मेलन 1992 में आयोजित अति महत्वपूर्ण पृथ्वी सम्मेलन के 20 वर्ष बाद आयोजित हुआ था। Rio+20 सम्मेलन का फोकस दोस्तों मुख्यतः क्या है? गरीबी में कमी लाना। ठीक है, स्वच्छ ऊर्जा यानी कि क्लीन एनर्जी, सतत विकास जिसमें दोस्तों सामाजिक आर्थिक विकास के साथ पर्यावरण संरक्षण भी शामिल होता है, ताकि भावी पीढ़ियों की जरूरतों से समझौता किए बिना वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति होती रहे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। फिर देखिएगा क्या कह रहा है, व्याख्या एक बार और पढ़ेंगे। कह रहा है कि Rio+20 दोस्तों सतत विकास पर संयुक्त राष्ट्र के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का संक्षिप्त रूप है, जो जून 2012 में ब्राजील के रियो डी जेनेरियो शहर में आयोजित हुआ था। यह सम्मेलन 1992 में आयोजित अति महत्वपूर्ण पृथ्वी सम्मेलन के 20 वर्ष बाद आयोजित हुआ था। Rio+20 सम्मेलन का फोकस दोस्तों याद रखें मुख्यतः गरीबी में कमी लाना है। ठीक है, फिर क्या है? स्वच्छ ऊर्जा, सतत विकास जिसमें दोस्तों सामाजिक आर्थिक विकास के साथ क्या है हमारा पर्यावरण संरक्षण भी शामिल होता है, ताकि भावी पीढ़ियों की जरूरतों से समझौता किए बिना वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति क्या है दोस्तों होती रहे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम बढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट है, ध्यानपूर्वक देखिएगा क्या कह रहा है। कह रहा है कि हरित जलवायु निधि दोस्तों हम लोग जिसे कहते हैं ग्रीन क्लाइमेट फंड के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो पहला पॉइंट कह रहा है कि यह विकासशील देशों को जलवायु परिवर्तन का सामना करने के लिए क्या है, देखिएगा कह रहा है कि यह विकासशील देशों को जलवायु परिवर्तन का सामना करने हेतु अनुकूलन और न्यूनीकरण पद्धतियों में सहायता देने के आशय से बनी है। ठीक है, तो पहला पॉइंट बिल्कुल सही है। दूसरा पॉइंट पढ़ेंगे। कह रहा है कि इसे यूनेप या OECD एशिया विकास बैंक और विश्व बैंक के तत्वाधान में स्थापित किया गया है, तो यह पॉइंट हमारा बिल्कुल गलत दिया गया है। ठीक है, सही आंसर मार्क करेंगे दोस्तों ऑप्शन ए, केवल एक। ठीक है, चलिए एक बार और देखेंगे क्या कह रहा है। कह रहा है कि हरित जलवायु निधि के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो पहला कह रहा है कि यह विकासशील देशों को जलवायु परिवर्तन का सामना करने हेतु अनुकूलन और न्यूनीकरण पद्धतियों में सहायता देने के आशय से बनी है, तो यह पॉइंट हमारा बिल्कुल सही है। दूसरा पॉइंट इस संदर्भ में गलत है, ऑप्शन ए केवल इसका राइट आंसर होगा। व्याख्या इसकी देखेंगे, इंपॉर्टेंट है। देखिए कह रहा है कि हरित जलवायु निधि की औपचारिक स्थापना 2010 में दोस्तों कानकुन में आयोजित कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 16 में की गई थी। डरबन में आयोजित COP17 में इसके प्रशासन के लिए दस्तावेज को अपनाया गया। देखिएगा नेक्स्ट पैरा कह रहा है कि इसे संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन अभिसमय यानी कि UNFCCC के अंतर्गत विकासशील देशों में जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के न्यूनीकरण एवं अनुकूलन के लिए विभिन्न योजनाओं, परियोजनाओं, कार्यक्रमों, नीतियों के निर्माण एवं क्रियान्वयन तथा अन्य संबंधित गतिविधियों को दीर्घकालीन वित्तीय समर्थन प्रदान करने के लिए सृजित किया गया। अतः दोस्तों कह रहा है कि इस प्रकार कथन एक सत्य है, जबकि कथन दो हमारा क्या है दोस्तों असत्य है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, इसे संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन अभिसमय के अंतर्गत विकासशील देशों में जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के न्यूनीकरण एवं अनुकूलन के लिए विभिन्न योजनाओं, परियोजनाओं, कार्यक्रमों, नीतियों के निर्माण एवं क्रियान्वयन तथा अन्य संबंधित गतिविधियों को दीर्घकालीन वित्तीय समर्थन प्रदान करने के लिए सृजित किया गया। इस प्रकार कथन एक सत्य है, जबकि कथन दो असत्य है। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो में हम लोग यहीं तक रखते हैं। इसके बाकी बचे हुए पार्ट को दोस्तों हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, और इसी के साथ दोस्तों हम कोशिश करेंगे कि पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी का टॉपिक हमारा पूरी तरीके से समाप्त हो जाए। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।